हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त किशोर सर। लेकर आ गया हूं अधिवृष्ण के ऊपर एक नया सेशन। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शुक्राणु जब बनता है तो जमा कहाँ होता है और जमा होने के बाद जो है संचित होने के बाद उसका होता क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं कि आखिरकार अधिवृष्ण क्या है। देखिए, अधिवृष्ण क्या होता है ये हमारा सबसे पहले समझते हैं कि पुरुष के दो टांगों के बीच में एक लटका हुआ एक संरचना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वृष्ण कोश। और इस वृष्ण कोश के अंदर जो है वो टेस्टिस यानी कि वृष्ण होता है। और इस वृष्ण के ऊपर ही एक विशेष प्रकार की इस प्रकार से संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अधिवृष्ण कहते हैं। और इसी में जो है वो शुक्राणु का जो है वो संचय होता है, जमा होता है। बनता तो कहाँ है यहाँ पर, लेकिन जमा कहाँ होता है, अधिवृष्ण के अंदर है। तो आइए पढ़ते हैं जैसे कि इस फिगर में दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिख रहा है एक कोष्टक, एक कोष्टक के अंदर जो है इस शुक्राणु शुक्रजनक नलिका है। इस कोष्टक के अंदर जो है शुक्रजनक नलिका है और इसी के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, शुक्राणु का जो है वो निर्माण होता है। और निर्माण होने के बाद जो है यहाँ पर जाके इस कुंडलित जो नली है इस नली में जाकर क्या होता है, जमा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अधिवृष्ण बोलते हैं। अब यहाँ पर बात कहता है कि अधिवृष्ण किसे कहते हैं। कहता है पुरुष का जनन तंत्र का वह भाग, यानी कि पुरुष के जो नर जनन तंत्र है उसका एक भाग है। क्या है वह भाग, कहता है जो नलिका है। क्या है, नलिकावत है, नलिकावत। नलिका क्या है, नलिकावत है। यानी कि ये जो रचना है वो नली का एक बना हुआ एक विशेष प्रकार का रचना है। इसमें पतली पतली नलियां है जो कुंडलित रहती है, आपस में मुड़ी हुई रहती है। जो अत्यधिक जो है वो कुंडलित होती है और वो क्या होता है, कौमा। क्या होता है, कौमा के आकार का होता है, जिसे हम अधिवृष्ण कहते हैं। कहने का मतलब है वृष्ण जो है वो पुरुष के नर जनन का एक ऐसा भाग है जिसमें पतली पतली नलियां जो है आपस में कुंडलित होती है, यानी सिकुड़ जाती है और सिकुड़ कर वृष्ण के ऊपर जो है इस प्रकार से एडजस्ट रहता है, जिसे हम अधिवृष्ण कहते। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो ये संरचना है ये अधिवृष्ण है। क्या है, वृष्ण है। अब वृष्ण के बगल में जो है इस प्रकार से कुंडलित एक संरचना है जिसे हम अधिवृष्ण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये संरचना जो दिख रहा है इतना जो है यही है अधिवृष्ण। क्या है, अधिवृष्ण। अब इस बात करते हैं जो पुतली पुतली इसके अंदर जो कुंडलित नली है उसका लंबाई कितना है, तो कहते हैं 6 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर है, 6 मीटर। आप ध्यान रखोगे क्योंकि एग्जाम के अंदर सवाल आता है कि अधिवृष्ण में कुंडलित अधिवृष्ण जो है जिन पतली पतली नलिकाओं से बनी होती है उसका जो है वो लंबाई कितना होता है, तो 6 मीटर। कितना होता है, 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। कहता है एक अधिवृष्ण के जो है वो कितने भाग होते हैं, जिसे 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, ये जो कुंडलित कुंडलित जो नली है इसे हम कितने भाग में, 3 भाग में हम बांट चुके हैं। कितने भाग में, 3 भाग में हम बांट चुके हैं। यहाँ पर कहता है कि ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, कैपुट कहते हैं। तो ये वाला क्या हो गया बाबू, ये वाला जो हो गया कहलाता है कैपुट। क्या कहलाता है, कैपुट। इसे हम क्या बोलते हैं, कैपुट। और मध्य भाग को हम बोलते हैं कॉपर्स। क्या बोलते हैं, कॉपर्स। क्या बोलते हैं, कॉपर्स। क्या बोलते हैं, कॉपर्स। और निचला भाग को हम बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं, कोड। या कभी कौड़ा भी बोला जाता है, CAUDA कहा जाता है, कौड़ा। CAUDA, कौड़ा, है ना। इसे हम क्या करते हैं, 3 नाम से हम जानते हैं। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, कैपुट, यानी कि शीर्ष भाग। क्या है, इस शीर्ष भाग को हम क्या बोलते हैं, कैपुट। तो आपसे सवाल आएगा कि अधिवृष्ण के शीर्ष भाग का क्या नाम है, तो कैपुट। क्या बोलते हैं, कैपुट। अधिवृष्ण के मध्य भाग का क्या नाम है, तो हम किसे बोलते हैं, कॉपर्स। क्या बोलते हैं, कॉपर्स। और अधिवृष्ण का पुच्छीय भाग को क्या बोलते हैं, कौड़ा। क्या बोलते हैं, कौड़ा। तो आपसे इसके अंदर जो है एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से इस तरह से सवाल आने वाला है। क्या अभी अब तक हमने क्या देखा कि वृष्ण जो है एक कुंडलीवत रचना होती है। कितना होती है, कुंडलीवत रचना होती है। इस नली की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर। कितना होता है, 6 मीटर। और यह जो 6 मीटर होता है ये आपस में कुंडित हो जाती है। अब कुंडित होने का वजह क्या होता है, ताकि जो है शुक्राणु के संचयन का जो है वो अधिक स्पेस मिल सके। यानी कि जैसे आप समझ सकते हैं एक रस्सी अगर ऐसे हम फैला कर रखें तो थोड़ी सी रस्सी ही किसी जगह पर एडजस्ट हो पाएगी। मान लिया कि एक बोतल है, अब बोतल में हमें एक रस्सी रखना है, तो अगर हम सीधा रखेंगे तो एक पूरा एक छोटा सा रस्सी क्या होगा उसमें जाएगा। लेकिन हम उस रस्सी को मोड़ मार के उसके अंदर क्या करें, पूरा
डाल दे तो एक बहुत बड़ी लंबी रस्सी जो उसके अंदर क्या हो सकता है, समा सकता है। अब पूरी लंबी रस्सी होती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ईश्वर की जो रचना है, ये अधिवृष्ण, इसके अंदर जो है, इससे जो निकलने वाली पतली-पतली क्या होती है, नलिका होती है, वो क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से कुंडलित हो जाती है। इसलिए ताकि अधिक से अधिक शुक्राणुओं के संचयन के लिए स्पेस यानी जगह मिल सके। इसीलिए जो है, यहाँ पर जो है, ये कुंडलित होती है और इसकी कुल लंबाई जो है 6 मीटर होती है। आइए अब हम आगे देखते हैं। कहता है इसका काम क्या होता है? अधिवृष्ण का जो है वो काम क्या होता है? कहता है स्खलन से पहले, यानी कि जब प्राणी सेक्स करता है, सेक्स की प्रक्रिया से गुजरता है, तो वो शुक्राणु को खोता है, बाहर निकालता है। इस बाहर निकालने की ही प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्खलन। क्या बोलते हैं? स्खलन। तो कहता है स्खलन से पूर्व शुक्राणुओं को क्या करता है? संचित करके पोषण देना। क्या करना? संचित करके जो है वो पोषण प्रदान करना। यानी कि मान लिया कि प्रतिदिन लगभग जो है वो शुक्राणु बॉडी के अंदर जो है वो प्रतिदिन जो है टेस्टिस के अंदर बनता है, लेकिन बनता है और अधिवृष्ण में जाकर जमा होते रहता है, संचित होते रहता है। अब वहां पर जब जमा हो रहा है तो वो उस शुक्राणु का जो है अधिवृष्ण क्या करता है? पोषण करता है, यानी पोषण प्रदान करता है। कहता है 1 माह तक शुक्राणु को संचित रखता है। शुक्राणु अस्खलित नहीं होता है तो इसे तरल पदार्थ इसके जो तरल पदार्थ होते हैं वो शरीर में जो है वो संचित हो जाते। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्राणी सेक्स की प्रक्रिया से नहीं गुजरता है तो उसके अंदर जो बना हुआ शुक्राणु होता है वो एक एनर्जी का रूप लेकर, ऊर्जा का रूप लेकर जो है वो बॉडी के अंदर ही क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। और इसीलिए हमारी भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के अंदर ब्रह्मचर्य के बारे में, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि शुक्राणु का संचित करना, अपने वीर्य का संचित करना। ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत सारा कुछ होता है। हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा यहाँ पे कहना है कि ये जो तरल जो पदार्थ होता है इसका संचय होना अति आवश्यक है। संचय होने के बाद जो है, जो इसका तरल जो होता है, जो इसके अंदर तत्व होते हैं, इसे हम सप्त धातु के नाम से क्या जानते हैं? सप्त धातु। सप्त धातु जो है हमारे शरीर में क्या होता है? शरीर में जो है वो संचय हो जाता है, यानी जमा हो जाता है और हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और इस ऊर्जा से हमारा शरीर जो है स्वस्थ और निरोगी रहता है। क्या रहता है? स्वस्थ और निरोगी रहता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है अधिवृष्ण का काम होता है। यदि यदि आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर ई साइंस बोर्ड नाम का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप इसको बड़ा ही कम प्राइस में इसके पूरे डिटेल्स को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपको वहां सरल नोट्स और अच्छा तरह से एक हाईटेक नोट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। धन्यवाद।